में वर्क करता है। माइक्रो प्रोग्राम के बारे में बताए थे सर। वो मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर कर दी थी उसकी, है ना, पिछली क्लास की। ठीक है, चलिए। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आज क्लास 2 सेकेंड क्लास, राइट। एक ही क्लास हुई थी आई थिंक ना। चलिए, तो हम बात करते हैं आज हमने एक प्रोग्राम लिखा था और उस प्रोग्राम को हमने एक बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर सेट डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था कि कौन सा सिंबल है, कौन सा अल्फाबेट है। फिर वर्ड्स हमने पढ़े थे, जो कि वर्ड्स हमने अगर क्लासिफाई किया था, आपको ध्यान हो तो सबसे पहले टाइप के वर्ड थे हमारे पास आइडेंटिफायर्स, है ना। दूसरे टाइप के वर्ड्स थे हमारे पास में कीवर्ड्स, कांस्टेंट, और तीसरे टाइप के थे हमारे पास कांस्टेंट्स, है ना। हमने इनको पहचानना भी सीख लिया था और ये कौन कौन से होते हैं ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई अगर वर्ड्स हैं हमारे पास और वर्ड्स के साथ अगर कुछ चीजें हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे मेन। जैसे हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा था वो कुछ इस तरीके का था। हमने लिखा था इंटीजर मेन, ठीक है, और ये था बेसिक हमारा एक प्रोग्राम। तो अब इसमें हम ध्यान देते हैं कुछ ऐसे खास वर्ड्स, जैसे हमने लिखा मेन, और अब आप पहचानेंगे इसके बाद में अगर इस तरीके के ब्रैकेट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, इसको हमें पहचानना चाहिए। जैसे मेन लिखा हमने, मेन एंड देन वी हैव अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से देखोगे किसी आइडेंटिफायर के बाद में या किसी कीवर्ड के बाद में इस तरीके से ब्रैकेट्स आपको दिखेंगे। जैसे मेन के पास दिख रहे हैं, ऐसे ही आपको व्हाइल के बाद दिखेंगे, है ना। इफ के बाद भी ऐसे ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं जिनके बाद आपको इस तरीके के पैरेंथेसिस, अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दिखेंगे, राइट। तो आपको पहली चीज तो ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि जो मेन है वो एक आइडेंटिफायर है ना, और while और if जो है वो कीवर्ड्स हैं, राइट। while और if जो है वो कीवर्ड्स हैं, करेक्ट, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से सुनिए कि किसी आइडेंटिफायर के बाद, कीवर्ड के बाद नहीं, है ना, किसी आइडेंटिफायर के बाद अगर इस तरीके से ब्रैकेट्स आपको दिखाई देते हैं तो फिर ये जो आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम। उसका मतलब है कि जो आइडेंटिफायर है, ये जो नाम है, ये किसी फंक्शन का नाम है, राइट। दैट मीन्स ये जो मेन है इज नेम ऑफ अ फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेन है इज अ फंक्शन, राइट। अब आपको ये फंक्शन जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको दो तरीके से दिखाई देंगे। पहला तरीका, आपको ये फंक्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से। मैं नाम मेन लिख रहा हूं, है ना, बट जनरली ये वाला फंक्शन हमेशा इस तरीके से दिखता है। दैट मीन्स आपको दिखेगा मेन और अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ये खाली भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ लिखा भी हो सकता है, तो ये आपको दिखेगा, राइट। और इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है तो ये जो है ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फंक्शन डेफिनेशन। क्या है ये? दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। और दूसरा, अगर आपको फंक्शन दिख रहा है, ऐसे ही लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, पर उसके बाद में ऐसे पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स दिखने की जगह पर आपको सेमीकोलन दिख गया, या प्लस दिख गया, माइनस दिख गया, स्लैश दिख गया, या कोई और सिंबल दिखा, आपको ये करली ब्रैकेट नहीं दिखे, आपको इस करली ब्रैकेट के अलावा कोई और सिंबल दिख गया, तो फिर ये जो है ये उस फंक्शन का कॉल है। क्या है बेटा? फंक्शन कॉल, है ना। तो जरा अपन थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आप मुझे बस बता देना कि ये फंक्शन का कॉल है या फंक्शन की डेफिनेशन है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मैंने लिखा वैभव, और फिर मैंने ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए और सेमीकोलन लगा दिए। बताइए ये इस फंक्शन का नाम क्या है?
फंक्शन Function- कॉल सर। नहीं, फंक्शन का नाम Web- नाम वैभव है, वेब where ठीक है। और ये क्या है, फंक्शन का कॉल है या डेफिनेशन है? कॉल है सर। call बिल्कुल। अच्छा, और अगर कहीं इस तरीके से लिखा देखो तो ये क्या है, उस Function वैभव फंक्शन definition। की क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन है बिल्कुल, ये सर। फंक्शन की डेफिनेशन, डेफिनेट ठीक है। तो ये है फंक्शन का कॉल और ये है फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और चीज होती है जो आपको फंक्शंस के लिए दिखेंगी, वो लगभग इसके जैसी दिखती है, बट इसको हमें डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये वैभव लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट में ऐसा इंट लिखा हुआ है, इंट नहीं लिखा तो वॉइड लिखा हुआ है ना, और सेमीकोलन लिखा है और उसके लेफ्ट में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है वॉइड टाइप का। तो अब ये एक और अलग चीज है, ये वैभव फंक्शन का कॉल है, ये वैभव फंक्शन की डेफिनेशन है और ये वैभव फंक्शन का प्रोटोटाइप है। क्या है? प्रोटोटाइप। ये वैभव फंक्शन का प्रोटोटाइप। मतलब आपको तीनों चीजें पहचानते आनी चाहिए, है ना। मैं एक और बार लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा, बताइए ये आपके प्रिंट एफ फंक्शन का क्या है? बताइए। प्रोटोटाइप है सर ये। नहीं, ये कॉल है। ये कॉल है सर। बिल्कुल। अभी देखिए दूसरा, मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि ये क्या है प्रिंटफ फंक्शन का? फंक्शन डेफिनेशन हुआ ये सर। बिल्कुल। आपको ये फेयर ये नहीं, अगर ये ब्रैकेट दिख गए ना, दिख रहे हैं आपको ये ब्रैकेट, यस yes sir तो ये डेफिनेशन है। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं यस। तीनों में डिफरेंशिएट करना सिखा लूंगा। ये तो कॉल हो गया, है ना। इधर लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा था, राइट में भी हमने सिर्फ वैल्यू डाली हुई थी। यहाँ देखो इंट एक डेटा टाइप जैसा दिख गया, नाम दिख गया, ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ लिखा, पर बाद में अगर करली ब्रैकेट दिख गया आपको तो ये क्या है, उस फंक्शन की डेफिनेशन। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना, इंटीजर प्रिंटफ कैरेक्टर स्टार, कुछ नाम वाम लिखा है और डॉट डॉट डॉट, और यहां सेमीकोलन लिखा है। तो अब बताओ ये क्या है? function prototype या function declaration नहीं, बिल्कुल सही, फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप को ही डिक्लेरेशन, ये प्रोटोटाइप, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब आपको तीनों चीजें पहचानते आनी चाहिए। ये क्या है, आपके प्रिंटफ फंक्शन का कॉल है। function call ये क्या है, प्रिंटफ फंक्शन की यहां से यहां तक, डेफिनेशन। ठीक है। और ये क्या है आपके प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप। तीन चीजें मिलेंगी ना अपने को, ठीक है। तो एक तो या तो कॉल होगा, या फिर डेफिनेशन होगी, या फिर उसका प्रोटोटाइप होगा, प्रोटोटाइप। ठीक है। अब इसको एक और चीज समझते हैं कि जब हम अपना सी का या C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम फंक्शन के कॉल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ, ठीक है, ये है प्रिंटफ फंक्शन का कॉल। फिर दूसरी चीज आती है इससे थोड़ी सी बड़ी, वो होता है इसका प्रोटोटाइप। ये क्या है, प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है। और तीसरा होता है इसी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई अपने पास फंक्शन के बारे में पहचानने को? तीन चीजें। ये क्या है फंक्शन का call कॉल है। बिल्कुल सही। ये क्या है फंक्शन का, prototype प्रोटोटाइप। और ये क्या है उसका, डेफिनेशन सर, फंक्शन डेफिनेशन। समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं, ठीक है। यहां पर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहां पर ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको? argument ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट। ओके ओके ओके। पर जब हम इस तरीके से प्रोटोटाइप लिखते हैं, है ना, और जैसे ये प्रोटोटाइप है या फिर ये डेफिनेशन है ना, ये प्रोटोटाइप है और ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ना, ये इनको हम
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इसको भी, फॉर्मल और आर्ग्यूमेंट। चाहे वो डेफिनेशन हो तो भी उनको क्या बोलते हैं अपन? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मल का मतलब होता है प्लेस होल्डर्स। ये एक्चुअल वैल्यू होती है और ये सिर्फ उन वैल्यूज के प्लेस होल्डर्स होते हैं, रख लेते हैं बस अपने में। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप बहुत ध्यान से समझते चलिए, धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। अभी तो हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है हमारी, सेकंड है ना। तो उसके बाद एक और चीज है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो प्रिंट एफ है या ये प्रिंट एफ है ना यहाँ पर, या ये जो प्रिंट एफ हमने लिखा है डेफिनेशन में, सब एक जैसे हैं। तो ये है फंक्शन का नेम। ठीक है, अच्छा अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिख रखा है ना इंटीजर, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न टाइप ऑफ ठीक है, फंक्शन। मतलब जब आप प्रोटोटाइप लिखोगे और उसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आपको टाइप लिखना है, रिटर्न टाइप। क्या लिखना है? रिटर्न टाइप। तो ये इंट क्या है आपके फंक्शन का? रिटर्न टाइप। ये इंट क्या है आपके फंक्शन का? रिटर्न टाइप। ठीक है, अब इस रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है और उसे हम किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं रखना तो मत रखो, जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा इट विल बी लॉस्ट, पर आप चाहो तो रख भी सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो अब हम आते हैं, ये तो भाई प्रिंटफ तो अभी अपन ने यूज भी नहीं किया, शायद हेलो प्रिंट करने के लिए यूज किया होगा। हम आते हैं लौट करके अपने मेन फंक्शन पे। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप ध्यान से आंसर करना। हम मेन को इस तरीके से लिख रहे हैं, इंट मेन। अभी इस ब्रैकेट को खाली रख रहे हैं, बट अभी थोड़ी देर बाद इसी क्लास में हम इस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखेंगे और देखेंगे उसको कैसे यूज करना है। हम इस तरीके से होता है हमारा पहला मेन फंक्शन, और यहां से रिटर्न कर देते हैं 0 या फिर 1। ठीक है, अच्छा अब जस्ट टेल मी, सबसे पहले मुझे बताओ ये जो मैंने लिखी है ये मेन फंक्शन की क्या है? डेफिनेशन। बिल्कुल सही। ये मेन फंक्शन की क्या है? इट्स डेफिनेशन। अब एक चीज और याद रखना, फंक्शंस होते हैं दो तरीके के। पहले होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरे होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड वो जो हम बनाते हैं, प्री डिफाइंड वो जो पहले से बने बनाए होते हैं। जो हम बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो पहले से बने बनाए हैं उनको हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अब आप एक चीज याद रखेंगे कि अगर वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो आपको उसकी डेफिनेशन दिखाई देगी। अगर आपको किसी फंक्शन की डेफिनेशन दिख गई है ना, या आपने लिखी है, तो फिर वो फंक्शन किस टाइप का होगा? इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, क्यों भाई? और अगर आपको उसका सिर्फ कॉल दिख रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, कॉल तो छोड़िए, आपको उसकी डेफिनेशन दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। करेक्ट? तो वो कैसा फंक्शन होता है? इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मेन कैसा फंक्शन है, तो बताइए इसकी डेफिनेशन दिख रही है आपको? हाँ, यस सर, ये यूजर डिफाइंड है। तो फिर ये कैसा फंक्शन हो गया? मेन अपने पास एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। बात समझ में आ गई? मेन कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। पहचानने लग गए ना आप? मेन एक फंक्शन है, ये क्या है? उस फंक्शन की डेफिनेशन है। और जैसे मैंने आपको अभी भी सिखाया कि अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन दिखाई दे रही है तो फिर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अच्छा ये बताइए उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप से, है ना। और उसमें अभी हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं क्या? नहीं। तो अभी No, उसके sir. जो आर्ग्यूमेंट हैं वो क्या है? वॉइड है। वाइड। अभी हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसके क्या लिख रहे हैं? वॉइड लिखेंगे। ठीक है, और ये जो इंट है ये क्या है? उसका फंक्शन का, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप। अगर हमारा मेन फंक्शन हम ये रिटर्न हटा दें यहां से, और हम कहते हैं कि मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? इंट हटा करके void, वॉइड लिख देंगे। अच्छा, पर अगर मुझे मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। क्यों भाई, ये क्या है? मेन फंक्शन का, हटा देंगे। ये मेन फंक्शन का क्या है? प्रोटोटाइप।
और अगर मेन फंक्शन का कॉल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से। ये है क्या? मेन फंक्शन का कॉल। तो ये है मेन फंक्शन का कॉल, ये है उसका प्रोटोटाइप और ये है उसकी डेफिनेशन। और चूंकि मेन फंक्शन हम खुद बना रहे हैं इसलिए मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? मेन कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड। हाँ, तो पहला पॉइंट हो गया, मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। दूसरा, भाई अगर मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, आपका बनाया हुआ है, तो इसका नाम तो हम जो मर्जी आए वो रख सकते हैं। क्यों भाई? नाम बदल सकते हैं हम इसका? हाँ बिल्कुल, हम इसका नाम जो मर्जी आएगा वो लिख देंगे। तो मेन की जगह मैं इसका नाम कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसका नाम वैभव रख सकता हूँ। क्या दिक्कत है? यस, वी कैन पुट एनी नेम। तो क्या रखते हैं वैसे? नहीं, रुक जाओ, अपन बात करते हैं उस बारे में, है ना। रन नहीं, पहले तो क्वेश्चन ये कि मेन कैसा फंक्शन है, तो आपने बोल दिया इट्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन में पूछा कि अगर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो क्या इसका नाम बदला जा सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल बदल सकते हैं इसका नाम। मेन की जगह वैभव कर दो, राइट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, अगर आप इसको रन करना चाहते हो, अगर सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है और आप उसे रन करना चाहते हो, तो उसमें एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सी प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल करता है। देखिए, ये कॉल करता है। कौन कॉल करता है आपके मेन फंक्शन को? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। बट दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इट इज pre-called by operating system to start execution of a C or C++ program। ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम होता है, अगर आप अपने मेन फंक्शन को रन या आपके प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें एक मेन फंक्शन का होना तो जरूरी है। अगर उसमें मेन फंक्शन नहीं होगा तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो आपको एक एरर देगा। और वो एरर भी एक अलग टाइप की एरर होती है जिसे हम लिंकर एरर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, लिंकर एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा कि सर अगर मेन नहीं है, उसका नाम बदल दिया हमने, तो क्या प्रोग्राम रन हो जाएगा? उसके पहले एक क्वेश्चन है, कंपाइल हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन है, इफ अ सी प्रोग्राम, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको एक पेज का फोटो भेज देने वाला हूं थोड़ी देर बाद, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है सब कुछ मेन के बारे में, 8-10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सो यू गेट इट फ्रॉम देयर। अगर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना हो तो क्या आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल। हमारा एक ऐसा सी प्रोग्राम जिसमें कोई मेन फंक्शन नहीं है, हमने अपना वैभव नाम का फंक्शन बना रखा है, गोपाल नाम का फंक्शन बना रखा है, वो प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा, बट रन नहीं होगा, राइट? क्या वो रन हो जाएगा? नहीं, रन नहीं होगा। रन करते समय उसमें एक एरर आएगी और वो एरर होती है लिंकर एरर। अब पहले इसको समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि लिंकर क्या होता है और लिंकर एरर कब आती है। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं लिंकर है क्या। मैंने आपको ये प्रोसेस बताई थी, आधी यहां बताई थी कि अपना सी प्रोग्राम है, इसको दिया सबसे पहले हमने कंपाइलर को, कंपाइलर ने उसको बदल दिया असेंबली लैंग्वेज में, फिर हमने दिया एक असेंबलर को, असेंबलर ने उसको बदल दिया है माइक्रो प्रोग्राम में। किसमें बदल दिया उसको? माइक्रो प्रोग्राम में। ठीक है, अब ये जो माइक्रो प्रोग्राम है, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि ये जो है ये रेडी टू एग्जीक्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि उठ के रन हो जाएगा। अब क्या होगा? अगली स्टेप होती है लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है,
है ना, उसमें इस प्रोग्राम को लोड किया जाना है। मतलब आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रन नहीं होगा, ये प्रोग्राम कहां जाके रन होगा, आपके मेन मेमोरी से। कहां से रन होगा, मेन मेमोरी से। तो अब इस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग। मतलब उसे हार्ड डिस्क से उठा करके किस में लोड करो, मेन मेमोरी में। पर इस प्रोग्राम में अगर आपने printf फंक्शन को कॉल कर रखा है तो printf फंक्शन को भी लोड किया जाएगा। अगर आपने scanf कॉल कर रखा है तो scanf को भी लोड किया जाएगा। तो जितने भी लाइब्रेरीज हैं उनको भी इसमें क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। ठीक है। तो जब सब कुछ लोड हो जाएगा तो अब आखिरी स्टेप एक और होती है और उसको हम कहते हैं लिंकिंग करना। क्या कहते हैं, लिंक करना। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये मेन फंक्शन है आपका ना, तो इससे आपने printf फंक्शन को कॉल कर रखा है, तो अपने को क्या पता कि वो कहां रखा हुआ है। तो इस printf फंक्शन के लिए इसको लिंक करना, scanf फंक्शन की डेफिनेशन को उससे लिंक करना, ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है लिंकिंग प्रोसेस। क्या कहलाती है, लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन के कॉल को उसकी डेफिनेशन के साथ लिंक करने की जो प्रोसेस होती है वो कौन करता है, आपका लिंकर करता है। और उस प्रोसेस को कहते क्या है, लिंकिंग कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी फंक्शन को कॉल किया, मैंने कॉल किया printf फंक्शन को, ठीक है। यह है printf फंक्शन का कॉल। इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो होगी, अगर हमने बनाया तो अपने प्रोग्राम में होगी, और अगर पहले से बनाया हुआ है तो लाइब्रेरी में होगी। अगर पहले से बना हुआ है तो लाइब्रेरी में होगी, ठीक है। यस तो सर। इसकी डेफिनेशन को इसके कॉल के साथ जोड़ने का काम, इनफैक्ट कॉल को डेफिनेशन के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, आपका लिंकर करता है। तो व्हाट इज लिंकर, लिंकर इज अ सिस्टम प्रोग्राम, लिंकर इज अ सिस्टम प्रोग्राम which link a call with its definition। इसको हटा ही देते हैं, फंक्शन कॉल with its definition। ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में लिंकर होता है वो एक सिस्टम प्रोग्राम है, और उसका काम क्या होता है, वो किसी भी फंक्शन के कॉल को उस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, जल्दी बताओ लिंकर क्या होता है भाई, व्हाट इज लिंकर। लिंकर इज ए सिस्टम प्रोग्राम जिसका काम क्या होता है, लिंक करता है किसको किससे, फंक्शन के कॉल को उसकी डेफिनेशन से सर। डेफिनेशन के साथ। तो लिंकर एक सिस्टम प्रोग्राम होता है which is responsible to link function call with its function definition, किसी भी फंक्शन के साथ, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो चाहे वो प्री डिफाइंड हो, ठीक है। पर उस केस में क्या होगा कि अगर जैसे सपोज क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। आपकी क्लास से मुझे एक लड़के को बुलाना है, ठीक है, और मैं कॉल करूंगा उसको ना, मैं कहूंगा भाई अंकेश, ठीक है। तो अंकेश क्लास के अंदर बैठा हुआ है, क्लास की डोर पे आपका जो क्लास में क्लास ले रहा होगा टीचर वो निकलेगा, मैं कहूंगा सर अंकेश को बुला दीजिए। तो वो जो सर है ना वो हो गए आपके पास में लिंकर। क्लास जो बैठी हुई है अंदर ना वो हो गई लाइब्रेरी, उसमें अंकेश है कहीं तभी, और बाहर से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ अंकेश अंकेश अंकेश, दिस इज कॉल फॉर अंकेश। अंकेश की कॉल को उसकी डेफिनेशन के साथ मैच करना और उसको यूज करना, लिंक करवा देना, काम किसका है, आपके प्रोफेसर साहब का, ठीक है। अब प्रोफेसर साहब क्लास के अंदर गए, बोले अंकेश, आज अंकेश क्लास में ही नहीं आया, है ही नहीं क्लास में, मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं है। तो बताओ प्रोफेसर साहब क्या बोलेंगे मेरे को आके, जिनको जो कॉल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे प्रोफेसर साहब, वो लिंक तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि मिला ही नहीं अंकेश उनको क्लास में, सही है कि नहीं। सेम केस यहाँ पे है, जो वो प्रोफेसर है ना वो अपना लिंकर है। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लिंकर को बोलते हैं भाई उसको बुला देना, उस फंक्शन से जुड़वा देना हमको, राइट। पर अगर लिंकर को उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मिली, अब डेफिनेशन किस किस केस में नहीं मिलेगी, डेफिनेशन नहीं मिलेगी अगर उस फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता लाइब्रेरीज में या आपके प्रोग्राम में, तो नहीं मिलेगी। दूसरा, उस फंक्शन की डेफिनेशन तब नहीं मिलेगी, मान लो आपने नाम गलत लिख दिया भाई साहब, आपने printf की जगह पर उसका नाम ही बदल दिया, तो भी उसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी लिंकर को।
तो अगर किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है और अगर उसकी डेफिनीशन अवेलेबल नहीं है या लिंकर को डेफिनीशन नहीं मिलती है तो उस केस में लिंकर आपको एरर देता है। क्लियर हो गई बात? तो एक क्वेश्चन है, लिंकर क्या होता है? लिंकर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो किसी फंक्शन कॉल को उस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ लिंक करने का काम करता है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई फंक्शन कॉल किया जाता है तो लिंकर उसे उसकी डेफिनेशन के साथ जोड़ना चाहता है, पर अगर लिंकर को उसकी डेफिनेशन नहीं मिलती, आपके प्रोग्राम में ढूंढेगा, नहीं मिली, लाइब्रेरीज में जाके ढूंढेगा, नहीं मिली, तो उस केस में लिंकर आपको एरर देगा और वो एरर कहलाएगी लिंकर एरर। तो पहला क्वेश्चन हो गया लिंकर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया लिंकर एरर कब आती है। तो लिंकर एरर आती है जब किसी फंक्शन की कॉल हो पर उस कॉल की डेफिनेशन अवेलेबल ना हो, तो उस केस में लिंकर एरर आती है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन था कि अगर किसी प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन नहीं लिखा, आपको लिंकर समझ में आया क्या करता है? अपने को इन डेप्थ लिंकर नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो एक सिस्टम प्रोग्राम है, करता क्या है, और अगर वो अनसक्सेसफुल रहा, फेल हो गया, तो फिर वो कौन सी एरर देता है। तो पक्की बात है लिंकर है तो लिंकर एरर देगा, पर वो फेल कब होगा? जब कोई कॉल करेगा और वो लिंकर उस फंक्शन की डेफिनेशन को ढूंढ नहीं पाएगा, तब वो देगा लिंकर एरर। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, है ना, और अगर हमने मेन फंक्शन नहीं लिखा है उस प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम कंपाइल तो सक्सेसफुली हो जाएगा, बट जब हम रन करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रोग्राम हमें लिंकर एरर देगा। क्या देगा? लिंकर एरर। अच्छा, तो लिंकर एरर कब आती है? जब फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन नहीं देती है सर, ना तो सिस्टम में ना ही लाइब्रेरी फाइल में। हाँ, नहीं कहीं नहीं मिलेगी। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर, देखो हाँ, काफी बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको अपन छोटा सा कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा printf लिख रहे हैं, है ना। जैसे अब ये मेन है और इस मेन फंक्शन को अगर मैं अभी रन करूंगा तो ये चल जाएगा, प्रोग्राम रन हो गया। देखो बड़ा सिंपल है ना। अब मैं इस फंक्शन का नाम बदल रहा हूँ, इस नाम बदल के मैंने क्या लिख दिया? वैभव लिख दिया। तो अब चेक करते हैं क्या ये कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल करने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है, इस कंपाइल पर जाएं और कंपाइल पे क्लिक कर दें, है ना। और अगर आप सीधे कंपाइल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर दो मेनू पे और कंपाइल बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आप ऐसे कंपाइल नहीं करना चाहते तो आप देखो वहां पे एक शॉर्टकट लिखा हुआ है अल्टर के साथ F9, है ना। तो आप अल्टर के साथ F9 प्रेस करके देखो, अगर आपकी फंक्शन कीज एक्टिवेटेड हैं, अगर आपके कीबोर्ड पे एक फंक्शन की भी होती है भाई लैपटॉप में आजकल ना, जिससे कि आपका जो फंक्शन वाला बटन है वो 2 काम करने लगता है। ठीक है, तो अगर आप कीबोर्ड पे चेक कर लेना फंक्शन की चल रही है कि नहीं चल रही सीधे, नहीं तो अल्टर के साथ F9 जैसे आप प्रेस करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं अभी, तो देखिए कंपाइल हो गया। आप देख रहे हैं कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, करेक्ट, कोई वार्निंग कोई एरर अभी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो कंपाइल तो नहीं दिख रहा, देखो रन दिख रहा होगा यहाँ ऊपर एक। तो अब आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे। क्या करना है रन करने के लिए? देखिए कंट्रोल प्लस F9। चलिए कंट्रोल या फिर इसी पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब एक एरर आई है और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी एक एरर, और वो एरर कौन सी जरा पहचानो? ये एरर है लिंकर एरर। कौन सी एरर है? लिंकर है। और अब आप बताओ लिंकर एरर कब आती है? जब सर उसका फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मिलती है ना तो प्रोग्राम में और ना तो लाइब्रेरी में। नहीं, आप बोलिए फंक्शन का कॉल हो और डेफिनेशन ना हो। हाँ, फंक्शन का कॉल हो पर डेफिनेशन ना हो, तब कौन सी एरर आती है हमारे पास? लिंकर एरर। ठीक है, तब हमारे पास कौन सी एरर आती है? लिंकर एरर आती है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब देखो अगर हमारे प्रोग्राम में हमने मेन नहीं लिखा तो यहाँ पर मेन का क्या मिसिंग है पता है? डेफिनेशन मिसिंग है, और मेन की डेफिनेशन हमें इसमें लिखनी पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम में हम मेन की भी डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, इसका नाम बदल देते हैं अपन, इसका नाम कर देते हैं मेन, मेना नहीं मेन। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है
कि यहाँ से अब हम इसको फिर से कंपाइल कर देंगे, तो कंपाइल तो पिछली बार भी सक्सेस हो गया था, तो इस बार भी कंपाइल सक्सेस हो जाएगा। हम इसे रन करेंगे तो अब की बार रन भी हो जाएगा, और प्रिंट क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी आउटपुट तो अपने को दिखा ही नहीं, तो आउटपुट अगर आपको देखना है तो आप यहाँ विंडो बटन दिख रहा है, विंडो मेनू, इस पे क्लिक कीजिए, और ये जो रेड कलर का W दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि आप अल्टर W करोगे तो भी वो मेनू खुल जाएगा। इन केस आपका माउस नहीं चले तो आप इससे कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आप यूज करेंगे आउटपुट, सिलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। अगर आप आउटपुट करेंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन दिखेगी आपको, ये आउटपुट स्क्रीन होती है, और उस पर आपको आपका आउटपुट दिख जाएगा। देखिए बॉटम राइट लेफ्ट कॉर्नर पे आपको वैभव दिख रहा है। यस सर। तो आपको आउटपुट दिख जाएगा विंडो से, यहां से जाइए और आउटपुट पे चले जाइए, तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन दिखेगी। आपको इस स्क्रीन को अगर बंद करना है तो आप यहां से इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखना है, अगर आप आउटपुट तो अभी भी है, आउटपुट देखना है तो आप यहाँ आउटपुट पे क्लिक कर दीजिए, आपको आउटपुट यहाँ पर दिखेगा, ये वैभव दिख रहा है। क्लियर ये चीज समझ में आ गई। देखिए कौन कौन सी विंडो होती है अपने पास। एक मैसेज विंडो है जो नीचे दिखती है ना, इसको मैसेज विंडो बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपकी स्क्रीन है दिख रही है, ये इसको बोलते हैं यूजर स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको, देखो दिख रही है यूजर स्क्रीन। तो आप आउटपुट पे भी जा सकते हो, बट मैं यूजर स्क्रीन पे जाता हूँ तो माउस काम करना बंद कर देता। देखिए बंद कर दिया उसने, मेरे इसमें माउस काम नहीं कर रहा है। विंडोज 10 पे खास ये परेशानी आती है अपने इस टर्बो सी या टर्बो C++ एडिटर पर, ठीक है। तो हम इसे करेंगे अल्टर W से खोल लेंगे हम, ठीक है। अगर आपको मैसेज देखना तो मैसेज पे चले जाओ, अल्टर W करोगे फिर से मेनू ओपन हो जाएगा। आपको आउटपुट देखना है तो आप आउटपुट स्क्रीन देख सकते हो। आउटपुट और यूजर स्क्रीन इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अल्टर W किया आपने, और फिर आपको अगर वापस अपनी स्क्रीन पे आना है, अब आप भूल गए भैया माउस तो चल नहीं रहा, मैं इसको बंद कैसे करूं, चलने लगा माउस, नहीं हो रहा है पर, राइट। तो यहां पर देख रहे हो आप, एक स्क्रीन का नंबर आपको दिख रहा है, कितना नंबर है इसका, देखिए 2, और ये कितना नंबर है इसका 3, और हमने जो प्रोग्राम जहां लिखा था ना उसका नंबर है 1। तो अब आप इन स्क्रीन के बीच में जा सकते हो। अल्टर 1 करोगे तो इस स्क्रीन पे आ जाओगे, अल्टर 2 करोगे तो इस पे आ जाओगे, अल्टर 3 करोगे तो इस पे आ जाओगे, और ये स्क्रीन खुली हुई हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 प्रोग्राम वाली स्क्रीन आ जाएगी, अल्टर के साथ 2 करोगे तो दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, अल्टर के साथ 3 करोगे तो तीसरी स्क्रीन मैसेज वाली आ जाएगी, है ना। हम चाहे तो इनको अरेंज कर सकते हैं। दिख रहा है आपको ये जो टाइल कास्केड ये सब दिख रहा है, देखो अब मैं इसको कर देता हूँ टाइल, देखो ये तीनों स्क्रीन जम गई। यहाँ पर, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, और ये हमारी 1 नंबर की स्क्रीन है, सब एक साथ चलेंगी अब। पर इनके बीच में अगर आपको स्विच करना, पता है अभी आप किस में है, देखो डबल लाइन इसमें दिख रही है ना, तो आप मैसेज में है, आपको 2 पे जाना है तो आप 2 पे चले जाओ। इसके बाद इसमें नीचे जाना है तो ये देखो नीचे इस पे क्लिक करो, नीचे चले जाओगे, स्क्रॉल हो जाएगा। पर अभी माउस काम नहीं करे तो एरो की काम करेंगी। देखो आपका आउटपुट दिख रहा है आपको, ये देखो वैभव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अल्टर 3 करोगे तो मैसेज में आ जाओगे, और अल्टर 1 करोगे तो आप अपनी पहली स्क्रीन पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा स्क्रीन यहाँ पर ओपन कर सकते हो, ठीक है। पर अब हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिख रहा है, पर वैभव एक ही बार दिख रहा है। हमने तो यहाँ पर वैभव फंक्शन में भी प्रिंट कर रखा है और हमारे मेन फंक्शन में भी प्रिंट कर रखा है, पर आउटपुट तो एक ही बार आ रहा है। 2 बार क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने मेन फंक्शन से वैभव फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो कॉल करवाते हैं इसको, जरा जल्दी से पहचानो ये वैभव फंक्शन का क्या लिखा है, बोलो। ये वैभव फंक्शन का कॉल है, ये वैभव फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मेन फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करें, अब कंपाइल कैसे होगा, माउस तो चल नहीं रहा, क्लिक नहीं हो रहा, देखो Alt F9 या तो Alt F9 कर दो, बिल्कुल सही, तो कंपाइल हो जाएगा। कंट्रोल F9 कर दो, रन भी हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा। और आप देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ 3 वैभव हो गए, ये एक वैभव पुराना वाला है और ये 2 वैभव नए वाले हैं, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे सर 1-2 ही वैभव आने चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं CLR SCR, उसको और लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हम इसे कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने के लिए पहला ऑप्शन आप अल्टर C कर सकते हो, इसको खोलो, कंपाइल पे क्लिक कर दो, हो गया रन। फिर अल्टर R करो और रन कर दो, तो आपका प्रोग्राम रन हो गया। और अब आपको आउटपुट पे सिर्फ 2 वैभव दिख रहे हैं आपको, देखिए 2 वैभव। तो इस प्रोग्राम से 2 आउटपुट आ रहे हैं, करेक्ट। अब आप एक साथ एक ही जगह पे पूरा सारा कुछ काम कर सकते हो। यहीं आपको आउटपुट दिख रहा है, यहीं आपको मैसेज दिख रहा है, और यहीं पर आपको प्रोग्राम टाइप करना है, ठीक है भाई, समझ में आ गई चीज? ओके, ठीक है। चलो यहां से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने का तरीका भी यहां से है, अल्टर के साथ F करो और क्विट कर दो, ठीक है।
एक तरीका तो ये है। दूसरा देख रहे हो आप शॉर्टकट क्या है, अल्टर के साथ एक्स, अल्टर एक्स कर दो। आप यहाँ से पूछेगा सेव करना है, हाँ कर दिया, इसी नाम से सेव करना है, ये सेव हो गया भाई, बाहर आ गए। मेरे ख्याल चीज आपको समझ में आ गई है ना? ओके, तो हम वहां गए, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, पर आपको समझ में आया कि लिंकर क्या होता है और लिंकर एरर क्यों आती है, समझ में आ गया? अब एक चीज और भाई, बहुत ध्यान से सीखना है इस चीज को, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे हमने मेन फंक्शन की बात की, तो मेन फंक्शन की दो चीजें हैं भाई, एक तो उसका रिटर्न टाइप भी है, हमने ऐसे लिखा है ना वहां पर, और ये है उसका बॉडी या उसकी डेफिनेशन, ठीक है, रिटर्न 0 लिख रखा है हमने। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब आपको समझ में आ गया कि मेन क्या है, बोलिए। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन हमने लिखी है। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके, दूसरा ये इंट जो है उसका क्या है, रिटर्न टाइप है, और ये रिटर्न हम यहां से कितना रिटर्न कर रहे हैं उसको, 0। अच्छा अब एक बात बताओ, मेन फंक्शन को कॉल किसने किया था? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने, है ना? ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसने जब इसको कॉल किया, तो आपका जो मेन फंक्शन है उसे क्या रिटर्न कर रहा है, 0। अब यहां से 0 रिटर्न करने का या 1 रिटर्न करने का मतलब क्या है? उसका एक मतलब है, और वो ये है कि ये जब आपको भेजता है ना, आपके प्रोग्राम को रन करता है, तो ये सिर्फ उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जानना चाहता है कि आप जब वापस आ रहे हो, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आ रहे हो, तो प्रोग्राम सक्सेस था या फेल था, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि यहां से जब हम 0 रिटर्न करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है फॉल्स, और यहां से जब आप 0 के अलावा कोई वैल्यू रिटर्न करते हो तो उसका मतलब होता है ट्रू। यहां से हमने 0 रिटर्न किया क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये नहीं पूछता इज सक्सेस, नहीं पूछता, वो पूछता है इज फेल। क्यों भाई, आपका प्रोग्राम फेल हो गया क्या? तो आपने अगर यहां से रिटर्न किया 0, तो इसका मतलब आप उसको बोल रहे हो फॉल्स। भाई जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना मुझसे, इज फेल, उसका मतलब है फॉल्स, मतलब मेरा प्रोग्राम फेल नहीं हुआ, करेक्ट, वो सक्सेस हुआ है। पर हम यहां से सक्सेस का फ्लैग नहीं रिटर्न करते, यहां से हम किसका रिटर्न करते हैं, इज फेल की वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब अगर हम यहां से 0 रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। हाँ, इसके ऊपर अगर आप कभी आपको गलती से कुछ बीच में टर्मिनेट करना पड़े, और मान लीजिए आपका प्रोग्राम सही सही नहीं चल पाया, कोई एरर हो गई, हम और आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और आपको प्रोग्राम को खत्म करना है, तब आप रिटर्न कितना कर देना, 1, ठीक है। और 1 रिटर्न करने का मतलब क्या है, आपने मुझसे पूछा इज फेल और मैंने कह दिया ट्रू, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम भाई पूरा नहीं चल पाया और हमने उसे बीच में ही टर्मिनेट किया है, तो इसलिए वहां से कितना रिटर्न होगा, 1। इसको बोलते हैं स्टेटस। प्रोग्राम मेन फंक्शन या प्रोग्राम कंप्लीटेड विद स्टेटस 0। 0 का मतलब है कि भैया सक्सेसफुली हो गया, राइट, फेल नहीं हुआ, ठीक। पर अगर 0 के अलावा कोई स्टेटस आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका मतलब है भाई कि कुछ प्रॉब्लम हुई है और आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तो ये रिपोर्ट किसके पास जाती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 0 पहुंचा, मतलब फॉल्स पहुंचा, तो वो समझ जाएगा कि भैया प्रोग्राम जो इनके लिए हमने कॉल किया था वो सही से ही खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। पर अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंची, तो वो मान के चलेगा कि ये जो प्रोग्राम चला था, ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये रिटर्न समझ में आ गया, हम यहां से रिटर्न क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई? यस सर। ओके गुड। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब एक और चीज अपन करेंगे इसमें जो आपको थोड़ा ध्यान देनी है। ओके, पहले मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और फिर से शुरू करता हूं, राइट। अब एक और चीज है जो हमको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि क्या हम मेन फंक्शन में भी कुछ पास कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा मेन, तो इसके ब्रैकेट में भी हम लोग पास कर सकते हैं क्या कुछ, और जो पास करेंगे क्या हम उसे यहां पर यूज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, बट यहां से हम दो चीजें पास कर सकते हैं। यहां से पहली चीज होती है कैरेक्टर स्टार ARGS और दूसरा होता है इंटीजर ARGV, राइट। एक्चुअल में मैं इनके सीक्वेंस में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि पहले आर्ग्यूमेंट वैल्यू जाएगी या फिर ARGV और ARGC आर्ग्यूमेंट काउंट जाएगा, राइट। तो हम इस पे बात करते हैं अभी, जब प्रोग्राम में लिखेंगे ना जाकर के तो समझ में आ जाएगा कि कहां क्या आने वाला है। वो एरर देगा, हम ठीक कर देंगे, ठीक है। पर पहले इनको समझ लो कि ये है क्या चीज भाई साहब, राइट। यहां पर ARGV अकेला नहीं, इसके साथ एक ब्रैकेट भी आएगा। अब पहले बताता हूं कि जो पहला वाला आर्ग्यूमेंट है ना और ये जो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअल में ये अरे है। हालांकि ये चीज जो है ये बहुत शुरुआत में बताना बहुत दिक्कत का काम होता है, बट मैं तो बताऊंगा। थोड़ा सा आप याद भी रखें भाई, ये ARGV 0, ARGV 1 एंड ARGV 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा आगे की तरफ, राइट। और दूसरा ARGC, ये एक इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर में तो सिर्फ नंबर आएगा। और ये पता है ARGC का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट काउंट। कितने हैं? 3 है। 3 है तो यहां पर 0 पे, 1 पे और 2 पे 3 वैल्यूज रहेंगी, राइट। ओके, चलो करते हैं। आपको टर्बो सी पे मैं चला के दिखाऊंगा इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट ना तो कोई पढ़ाता है ना किसी बहुत सारों को समझ में आता है ये चीज, ठीक है। फिर भी चलिए हम अब वैभव फंक्शन को यहां से हटा ही देते हैं पूरे से, हम सिर्फ मेन रखेंगे। हमने मेन में ये डिस्कस कर लिया है कि मेन से हम रिटर्न क्या करते हैं, तो यहां से मैं इंटीजर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी में हम यहां से भी लिख देते हैं क्या, रिटर्न 0। ओके, 0 का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा। अब दूसरा काम, अभी हम यहां पर दो चीजें लिखेंगे। हम लिखेंगे यहां पर कैर स्टार ARGV और ब्रैकेट्स कॉमा इंटीजर ARGC, ठीक है। ओके, पर अब दूसरी चीज है भाई कि यार इसको, इसमें जो मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम भेजे तो भेजे कहां से। तो एक काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करते हैं और उसके बाद ARGV तो नहीं पता क्या होगा, बट हम ARGC को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। printf %d और कॉमा ARGC, केवल इतना, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से पास में हूं ना आप लोग, अभी आवाज नहीं आ रही? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है और आज हम सीख रहे हैं कि मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कहां से कर सकते हैं। चलो अब पहला काम, अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट वगैरह यूज करना है तो आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा किसी नाम से। तो हम लिखेंगे फाइल सेव एज और इसे मैं नाम देता हूं फर्स्ट, राइट .cpp, वो खुद ले लेगा। अब दूसरा काम, आपको अपने इस प्रोग्राम को अल्टर F9 से पहले कंपाइल करना है। देखो एक वार्निंग आई है और वार्निंग होगी शायद पैरामीटर, देखो ये मैसेज यहां आएंगे अब, है ना। क्या लिख रहा है भाई, पैरामीटर ARGV इज नेवर यूज, ठीक है, हमने कहीं यूज नहीं किया इसलिए वार्निंग दे रहा है, गुड, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं एक बार। क्या करेंगे, इसको रन, ठीक है, रन भी हो गया और रिजल्ट भी कुछ आया। देखो -28 आया है कुछ, है ना। देखो रिजल्ट देख रहे हो, -28 इसलिए आ रहा है कि हमने, है ना, हमने अभी कुछ लिखा है और आई थिंक हमने कुछ उल्टा लिखा है। तो अब पहले कर देते हैं इंटीजर ARGC कॉमा, ये आगे कर देते हैं। चलो अब एक बार इसको रन करते हैं, यहां पे आर्ग्यूमेंट्स में कितना आता है वो देखते हैं। फिर से इसको करेंगे कंपाइल और फिर से करेंगे इसको रन। अब कितना आया, 1, परफेक्ट, 1 ही है। अभी एक आर्ग्यूमेंट गया है, हमने नहीं देखा वो क्या है। अगर आपको देखना है तो मैं बताता हूं वो आर्ग्यूमेंट भी क्या है। देखो हम प्रिंट F करें, %s करें, क्योंकि वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो स्ट्रिंग टाइप के आए हैं। किस टाइप के आए हैं, स्ट्रिंग, ARGV और 0 लिख देते हैं। अब अपने को पता चलेगा कि वो आर्ग्यूमेंट है तो है क्या।
ठीक है, अब इसको अपन रन करते हैं, फिर से कंपाइल करो। अब एक एरर आ गई भाई साहब, क्या एरर आ रही है देखें, अनडिफाइंड सिंबल ARGV, ये तो लिखा हुआ है भाई साहब, कैरेक्टर पॉइंटर ARGV, कुछ गलत लिखा है मैंने, नाम में कुछ डिफरेंस आ रहा है, ARGV ARGC, क्या नाम होना चाहिए भाई उसका? यहाँ पे है ना सर, वहाँ पे आपने आगे पीछे कर दिया है। अच्छा हाँ, नहीं AGRV है, ARGV, अच्छा नाम अलग हो गया ना, ये है ARGV, आर्ग्यूमेंट वैल्यू, ARG मतलब आर्ग्यूमेंट और V मतलब वैल्यू, ठीक है भाई, मतलब नाम में डिफरेंस था ना। फिर से कंपाइल करते हैं, अब कोई एरर नहीं है, गुड। और अब रन करते हैं, देखते हैं अपने को दो चीज दिखेंगी, एक तो हो गया कितने हैं, और ये देखो ये जो है ना, पता है क्या है, ये दिख रहा है आपको यहाँ से C:/TC/bin/first.exe, इसका मतलब है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो हमारे प्रोग्राम की exe फाइल है। हमने तो CPP बनाई थी, पर आउटपुट में क्या जा रहा है देखो, exe, और ये पक्की बात है कि हमारे ड्राइव पर होगी, मैं अभी आपको ये फाइल दिखाऊंगा, ठीक है। बट अब आप देखो दो चीजें जा रही हैं, बाय डिफॉल्ट कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, बोलिए? एक आर्ग्यूमेंट, एक है ना, बाय डिफॉल्ट कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, एक, और वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम, है ना। फिर से रन कर सकते हैं इसको, जितनी बार रन करोगे उतनी बार वही आउटपुट आने वाला है, ठीक है। पर अगर मान लो हमें दूसरा, तीसरा, चौथा आर्ग्यूमेंट भी भेजना हो तो भेज सकते हैं, अभी बात करते हैं। पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, चौथा आर्ग्यूमेंट भेजने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे रन पे क्लिक करें और देखो यहाँ कहीं आर्ग्यूमेंट्स दिखेगा आपको, ये देखो दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है, यस सर, इसको सिलेक्ट करो। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट्स लिख दो, जैसे मैं लिखता हूँ वैभव, ठीक है, स्पेस देके दूसरा आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ भोपाल, है ना, और तीसरा आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ डन, राइट, और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं केवल ARGV 0 प्रिंट नहीं करूंगा, अब देखते हैं हम और क्या क्या करते हैं। हम ARGV 0 को प्रिंट करते हैं, फिर ARGV 1 को भी प्रिंट कर देते हैं, ARGV 2 को भी प्रिंट कर देते हैं, और एक और को प्रिंट कर देते हैं। भाई ऐसा ARGV 0 मतलब ये अरे है और हम अरे को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ARGV 3 को प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमने कितने आर्ग्यूमेंट सेट किए, अच्छा पहला वाला तो फिक्स है, यही रहेगा, पहला वाला तो यही रहने वाला है। एक काम करते हैं, न्यू लाइन लगा देते हैं, हालांकि अपने को नहीं पता इस न्यू लाइन से क्या होता है अभी, बट लगा लेते हैं, इससे क्या होगा, हर चीज अलग अलग लाइन पे आएगी। ठीक है, अब इसको फिर से करते हैं कंपाइल और फिर से करते हैं रन, और आप देखोगे तो अब आप देखिए वहां से हमने सेट किया था ना, तो देखो कितने हो गए टोटल, 4 सर, 4। हाँ, और पहला आर्ग्यूमेंट तो फिक्स रहेगा भैया, आपकी फाइल का पूरा पाथ, ठीक है। फिर बाकी आगे 3 वो रहेंगे जो हमने आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में भेजे हैं, किसमें गए ये पता है, मेन फंक्शन को गए हैं आर्ग्यूमेंट सारे, हाँ या नहीं, क्यों भाई गए ना, गुड। अब इसी चीज को रन करने का दूसरा तरीका, चलिए देखते हैं कैसे इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब वो रन यहां से नहीं होगा, अब हम विंडोज में जाएंगे और विंडोज में जाने के बाद में हम ओपन करेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट CMD, ठीक है। क्या ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। अब यहां जाएंगे हम उस जगह पे जहां पे हमारी exe फाइल रखी है, तो हम लिखेंगे CD बैकस्लैश, ताकि ये कमांड्स वगैरह ऐसे खोलने की नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ इसका और एक अच्छा तरीका। मैं आपको यहाँ जाइए, आप एक्सप्लोरर तो खोल लेते हैं आप, फिर C में जाइए, यहाँ पे आपको TC में जाइए, फिर आप किस में जाइए, आपके बिन में जाइए, यही था ना वो, देखो जरा यहाँ कहीं first.exe पड़ी हुई है, इसको टाइप के बेसिस पे हम सॉर्ट कर देते हैं, है ना, टेक्स्ट फाइल, स्वैप फाइल, और आगे कहीं exe या जो एप्लीकेशन है वो भी दिखेगी, है ना, दिख रही है आपको एप्लीकेशन, हाँ ये रही, इसमें देखना फर्स्ट है कहीं, ये रही फर्स्ट, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना है CMD और एंटर,
सीधे आप वहीं पहुंचेंगे जहां पे आपको पहुंचना था। देख रहे हैं आप? फिर से एक बार बताता हूं, आप एक्सप्लोरर तो खोल लेते हैं, ठीक है, फिर आप जाइए यहाँ पर ट्रेवर्स करते हुए टीसी में जाइए, बिन में चले जाइए। वैसे हमको पता है कि यहाँ हमारी EXE फाइल पड़ी हुई है ना, आप इसको डेट के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे ना तो आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगी। देखो डेट फर्स्ट दिख रही है, फर्स्ट, और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है इस पे डबल क्लिक करोगे तो अपने आप ही रन हो जाती है ना। हालांकि ये विंडोज 10 पे रन नहीं होगी, ठीक है, बट हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हैं। तो अब कैसे जाएंगे इस तक, तो यहाँ पे क्लिक करो और CMD टाइप कर दो बस, और एंटर मार दो, तो आप कहां पहुंच गए, उस जगह पे। तो यहां लिखो आप FIRST फर्स्ट, ये लिखा हमने अपने प्रोग्राम का नाम। अब यहां लिखो वैभव, फिर लिखो भोपाल, है ना, फिर फ्रॉम कमांड भोपाल कमांड लाइन, ठीक है। और अब हमने कितने आर्ग्यूमेंट भेज दिए, देखो फर्स्ट तो जाएगा ही जाएगा, 1 2 3 4, तो अब चारों प्रिंट होने चाहिए। cannot start run due to incompatible version 64 version of Windows, please contact the software vendor to ask a 64-bit Windows compatible version is available। ओके भाई, हम प्रॉम्प्ट से उसको रन नहीं कर पाए इसलिए वो यहाँ पर नहीं चल रहा, पर मैं इसे फिर भी चला के दिखाऊंगा आपको। अब हम एक और तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं चला ना क्योंकि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, सिस्टम 64 बिट का है तो वो रन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको बंद कर देते हैं एक बार सेव करके, है ना। ये सेव कर दिया था अपन ने, मेरे ख्याल से हाँ कर दिया था। अल्टर F और सेव कर दो, और इसको बंद करो एक बार ना। मैं आपको चला के कोशिश करते हैं, 16 बिट पे चलेगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब हम फिर से जाते हैं वहीं पर, अब आप करिए अल्टर F, है ना, और यहां पर नीचे एक शेल है, दिख रहा है आपको, डॉस शेल, यहां चले जाइए। यहां लिखिए आप फिर से फर्स्ट, और फिर लिखिए वैभव, और लिखिए कमांड लाइन से। अब देखिए चल गया ठीक है, हमने डॉस बॉक्स से चला दिया, डॉस बॉक्स 16 बिट पे चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अभी कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजे थे हमने, 5। पहला आर्ग्यूमेंट देखिए कुछ एक गायब हुआ है उसमें से, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, कुछ गायब हुआ है, देख लीजिए क्या गायब हुआ है, कोई इशू नहीं है ना। वैभव कमांड लाइन ही लिखा था इसके पहले अपन ने, बट हाँ रन हुआ। एक और बार कर सकते हैं अपन, देखिए हमने लिखा था वैभव कमांड लाइन, है ना, और जो फर्स्ट लिखा था ना, पहला वाला जो हमने फर्स्ट लिखा था ना, वो हट गया, उसकी जगह पर उसने पूरा पाथ दिया है, C:/TC/bin/first.exe। और एक और चीज थी से, SE, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कितने हो गए देखो, गिनो जरा, 5 हो गए, और हमने कितने दिए हुए हैं यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 दिए हैं, 5 आर्ग्यूमेंट दिए हैं आपने, और प्रिंट आपने 4 ही किए हैं, इसलिए एक दिख नहीं रहा है से, बाकी तो आ रहा है, ठीक है। देखो जरा, बिल्कुल सही है ना। इसके बाद मैं इस लाइन की जगह पे कुछ और मिटा देता हूं, तो अब देखो क्या आएगा, वैभव कमांड से, सही है। यहां से वापस जाना है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है एग्जिट, तो वापस आते हैं यहाँ पर, हम चला सकते हैं। और बेटर तरीका है, हम कहां से पास करेंगे कमांड्स को, रन करने जाओ, यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में हमने लिख ही रखा है वैभव भोपाल डन। अगर आप वहां से कुछ नहीं पास करोगे ना, तो वो भोपाल वैभव भोपाल डन ले लेगा, ठीक है। जैसे हम यहां से गए, फिर से चलते हैं, डॉस शेल पे जाओ और यहां पर लिख दो केवल फर्स्ट, तो देखो उसने ले लिया। ओहो, उसने कुछ तो भी ले लिए, अभी तो एक आर्ग्यूमेंट लिया है उसने, एक्चुअल में एक आर्ग्यूमेंट लिया है, और वो है आपका पाथ, ओके, ठीक है। तो यहां से एग्जिट करके वापस पहुंचो। बट ये तो आपकी तीसरी क्लास है केवल, है ना, पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन ये है, क्या आप मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो? क्वेश्चन बताइए, हाँ या नहीं? हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम ठीक कर लेते हैं अब, है ना, इसको हटा देते हैं क्योंकि गलत लिखा हुआ है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या जाता है, इंटीजर ARGC, और दूसरा जाता है कैरेक्टर स्टार ARGV और स्क्वायर ब्रैकेट। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने ये चीज सी में नहीं पढ़ी तो पता है आपको बहुत परेशानी होती है जब आप आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, उनमें तो ये जरूरी चीज होती है, पता है, ये लिखा ही होता है वहां पर। आप जावा में जाओगे ना तो ये लाइन लिखनी पड़ती है वहां पर मेन के साथ में, तो तब आप कंफ्यूज हो, ये क्या लिखा है, सही है। तो ये बताइए, मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास किए जा सकते हैं? क्वेश्चन, यस सर। कितने आर्ग्यूमेंट पास करते हैं?
दो, तो इंटीजर और कैरेक्टर है ना। ARGC का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट काउंट। आर्ग्यूमेंट काउंट। और ARGV का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ लिख देता हूं जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। जब हमें इस तरीके के प्रोग्राम को रन करना होता है तो हम कहां से रन करते हैं? प्रॉम्प्ट से। यहां लिखेंगे tc/bin/ अपनी फाइल का नाम हम लिख देंगे फर्स्ट, और यहां से हम भेजेंगे, सपोज हमने आर्ग्यूमेंट पास किया 1 2 3। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं? बोलिए। 4। फोर सर। आपके ARGC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अच्छा, और ARGV में कौन कौन से सेट हो जाएंगे? 0, ARGV 1, 1 2 3 ARGV 2 और ARGV 3। पर इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पहले वाले में क्या आएगा? 5 ठीक, दूसरे वाले में क्या आएगा? 1 तीसरे वाले में क्या आएगा? 2 और चौथे वाले में क्या आएगा? 3। ये चीज आपको समझ में आ गई? सर तो इस या इन आर्ग्यूमेंट्स को जो हम कमांड लाइन से पास करते हैं ना, इनको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? बोलो। इनको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये किस में जाते हैं? जल्दी से बताओ जरा ध्यान से। ये जाते हैं हमारे मेन फंक्शन में। ये जाते हैं इंटीजर, ARGC और कैरेक्टर, पॉइंटर, ARGV और ब्रैकेट, और इसमें जाते हैं ये चीजें। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको मैच कर देते हैं कि ये जो आपने ARGV लिखा, ARGC लिखा, वो ये है, और ये जो लिखा है ये कौन है? आपके ARGV। तो मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास किए जा सकते हैं। हाँ, कितने होते हैं? 2। एक होता है ARGC मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट, और दूसरा होता है ARGV मतलब आर्ग्यूमेंट वैल्यू। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट 0 लिखा है, फिर C लिखा है, फिर कॉलन, ये इसका मतलब क्या है? ये पाथ है। पाथ जिस जगह पे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, देखो किस जगह पे, देखना जरा, ये है ना, देख रहे हो? यस सर। किस जगह पे रखा हुआ है आपका? हाँ। देखना किस जगह पे है। अच्छा, ये CMD लिख दिया ना मैंने उस जगह, इसलिए कहाँ लिखा हुआ है? C के अंदर, TC के अंदर, bin के अंदर है ना, first.exe, यही है ना? यस सर। तो ये जो first.exe है उसका पाथ है। तो जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट पास होता है ना, पहला आर्ग्यूमेंट, वो यही होता है हमेशा। दूसरे से आप लिख लो। हालांकि हम जब प्रोग्राम करेंगे ना तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे, हम 0 वाले को लिखेंगे ही नहीं। हम कहां से यूज किया करेंगे आर्ग्यूमेंट्स? अपने 1 से, 2 से और 3 से। सही है? ओके, ये चीज समझ में आ गई कि आर्ग्यूमेंट कहां से जाते हैं? देख रहे हो, ARGC मतलब आर्ग्यूमेंट काउंट, और उसकी वैल्यू अगर हमने ये इस तरीके से कॉल किया है तो कितनी है? 4। ARGV 0 पे आएगा पाथ, 1 पे आएगा जो पहला आर्ग्यूमेंट आपने भेजा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। करेक्ट? आ गई बात समझ में? क्यों भाई? ओके। तो ये हमने आज सीखा कि हमारा मेन फंक्शन कैसे काम करता है। तो अब अपने को अपने मेन फंक्शन की पूरी पिक्चर क्लियर है, कुछ भी छूटा नहीं है आपसे अभी, है ना, कि हमारा मेन फंक्शन होता कैसा है। उसमें ये क्या है बोलो, जल्दी से बताओ। अरे भाई बताओ, ये क्या है मेन फंक्शन का? ये फंक्शन डेफिनेशन है। नहीं, ये फंक्शन डेफिनेशन, ये क्या है? रिटर्न टाइप। प्रोटोटाइप है। अरे रिटर्न टाइप है सर। ये क्या है? मेन फंक्शन नेम। गुड। और अगर मैं यहां पर लिख दूं इंटीजर ARGC और कॉमा लगा के कैरेक्टर स्टार ARGV, तो बताओ ये क्या है दोनों? आर्ग्यूमेंट। यस, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, पर मैंने ये चीजें आपको क्यों बताई? इसलिए बताई कि आप मुझे बताइए कि अगर
आपसे पूछा जाए कि मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप अगर कहीं लिखा है तो वो कैसा होना चाहिए, ध्यान से बताइएगा आप लोग। प्रोटोटाइप पूछ रहा हूं है ना मैं, पहला ऑप्शन Yes, sir. है ना, दूसरा ऑप्शन आप बताइए इनमें से सबसे सही प्रोटोटाइप कौन सा है मेन का। बताइए इनमें से सबसे सही प्रोटोटाइप मेन फंक्शन के लिए कौन सा है। Sir, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, हाँ भैया फर्स्ट वाला सही है ना, क्योंकि अगर आप मेन फंक्शन की बात कर रहे हो तो आप थ्रू आउट द लाइफ हम मेन ऐसे लिखने वाले हैं भाई। प्रोग्राम हो सकता है आज की क्लास के बाद मैं भी ये दोनों चीजें बार बार ना लिखूं, है ना, मैं इस तरीके से उसको रन तो कर लूंगा, बट अगर मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप देखा जाए तो वो ये होता है, ये लिखा हुआ है मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप। क्लियर, क्योंकि मेन हमारा बनाया हुआ नहीं है ना, मेन हमारा बनाया हुआ है कि नहीं ना, मेन एक No. मेन एक प्री नहीं बेटा, मेन एक अरे बेटा प्री कॉल्ड फंक्शन है। कैसा है, प्री कॉल्ड फंक्शन। उसको कॉल हम नहीं करते, उसको कॉल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उसको, Operating system. राइट। Yes, कॉल sir. कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। Operating system. आ गई बात समझ में। तो दिस इज व्हाट द प्रोटोटाइप फॉर मेन फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको मेन फंक्शन की जो कहानी थी आज की क्लास में समझ में आ गई। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सारे पॉइंट्स में आपको लिखे हुए रहते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, जिसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको मैं पेजेस जो है पीडीएफ में रखे हैं मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। यस सर। या क्या समझ में आपको मेन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लिंकर क्या होता है, लिंकर एरर क्या होती है, समझ में आ गई सारी चीजें। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, कोई डाउट तो नहीं। No, सर sir. हाँ शैलजा कुछ पूछ रही है, पूछो बेटा। सर जब प्रोग्राम लिखेंगे तो जो ये सब इंट आर्गुमेंट सी लिखे हैं सर, वैल्यू और कैरेक्टर, तो इसका मतलब सर लिखेंगे क्या प्रोग्राम? नहीं, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो जब तक हमें यूज नहीं करना होता ना, तो हम इनको नहीं लिखते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछ लेता है इसके पहले कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, है ना, या मेन फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो क्या, तो आप आंसर नहीं दे पाते। पर अब आप आंसर कर पाओगे कि भाई हाँ पास करते हैं ना। दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है इंटीजर ARGC जो आर्ग्यूमेंट काउंट होता है, और एक होता है ARGV जो कि आर्ग्यूमेंट वैल्यूज रखता है, Value होता है. Yes, sir. ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो, करेक्ट। यस समझ में आ गई यस बात? ओके Yes, ग्रेट, sir. बढ़िया, Yes, sir. है ना। इसको मैं PDF शेयर करता हूँ और इस इमेज को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी कुछ ही देर में, है ना। इसको इमेजेस तो मैं WhatsApp पे ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है।